स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और आज हम लोग एक बार पुनः प्रीलिम्स स्पेशल का ये स्पेशल एपिसोड, जिसमें कि आजकल हम लोग स्टडी कर रहे हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल, और आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की संरचना। अपने सौरमंडल में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है। बाकी अन्य ग्रहों पर अभी सिर्फ जीवन की तलाश हो रही है, जीवन के संभावनाओं की तलाश हो रही है। लेकिन मनुष्य ने इतना प्रगति कर लिया कि पृथ्वी के अस्तित्व पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। बहरहाल आज हम लोग स्टडी करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संदर्भ में, जिससे कि प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है विगत परीक्षाओं में कि सियाल का मुख्य संघटक क्या होता है, दुर्बलता मंडल कहां स्थित होता है, मोह असंबद्धता क्या होती है, या कोर के आंतरिक भाग का निर्माण किन धातुओं से हुआ है, जैसे तमाम प्रश्न आप लोगों से जो है विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। शुरू करें आज के इस सेशन को। उससे पहले मैं बता दूं कि ये सेशन प्रतिदिन रात 9 बजे आप लोगों को स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाता है। शुरू करते हैं आज के इस सेशन के पहले प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न आपके जो है स्क्रीन पर, रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी को सीमा, सियाल और निफे में किसने विभाजित किया है। पृथ्वी की यहां आंतरिक संरचना की यह बात कर रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जो है अगर देखा जाए तो पृथ्वी का जो मध्य भाग होता है, जो मध्य भाग है वो बिल्कुल जो है ठोस है और ठोस अवस्था में है। ऊपरी हिस्सा भी जो है ठोस अवस्था में है। और पृथ्वी का जो बिल्कुल आउटर जो लेयर होती है, इसी को कहा जाता है क्रस्ट। क्या कहते हैं? क्रस्ट, या इसी को कहते हैं भूपर्पटी। क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। और भूपर्पटी का विस्तार जो है, पृथ्वी पर भूपर्पटी का विस्तार कितने किलोमीटर तक होता है, कितने किलोमीटर तक भूपर्पटी पाई जाती है, तो आप कहेंगे कि लगभग 30 किलोमीटर तक। कितना? 30 किलोमीटर तक। कुछ किताबों में इसको 2900 किलोमीटर तक दिया होगा। भूपर्पटी का विस्तार जो है 2900 किलोमीटर तक, 30 किलोमीटर तक पाया जाता है। यद्यपि कि भूपर्पटी जो है महासागरों के नीचे, कहां? महासागरों के नीचे, महासागरों के नीचे इसका विस्तार 5 से 10 किलोमीटर तक जो है हो सकता है। जबकि पर्वतों के नीचे इसका जो है विस्तार जो होता है वो कितने किलोमीटर तक होता है, तो लगभग जो है पर्वतों के नीचे इसका जो है विस्तार कितने किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर तक पाया जाता है। लेकिन ओवरऑल जो एवरेज जो है देखा जाए तो भूपर्पटी का विस्तार कितने किलोमीटर तक, तो 29 से 30 किलोमीटर तक पाया जाता है। और भूपर्पटी में सबसे अधिक जो है पाई जाती है कौन सी अधातु, तो आप कहेंगे कि सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है अधातु तत्व है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है, और ठोस अवस्था में पाया जाता है। और एल्युमिनियम जो कि धातु तत्व है और धातु तत्व है, और सिलिकॉन लगभग 27.7% पाया जाता है। सिलिकॉन लगभग जो है, एल्युमिनियम लगभग 8.5% पाया जाता है। और इन्हीं दोनों धातुओं और अधातुओं की अधिकता के कारण भूपर्पटी को सियाल के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया? सियाल के नाम से जाना गया। हालांकि बाद में जो है फिर पता चला कि पृथ्वी के भूपर्पटी में सिलिकॉन से भी सबसे अधिक अगर जो है तो वो है ऑक्सीजन। कौन सा? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, तो लगभग 46.6% के आसपास जो है ये पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी के भूपर्पटी में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन। लेकिन कोई पूछे कि कौन सा ठोस तत्व पाया जाता है, ठोस अधातु तत्व पाया जाता है, तब सिलिकॉन 27.7%। और पूछे कि सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है क्रस्ट में, भूपर्पटी में, तो कहेंगे एल्युमिनियम, और वो लगभग जो है 8.5% के आसपास जो है पाई जाती है। इसलिए इसको जो है सिलिकॉन और एल्युमिनियम की वजह से इसको सियाल के नाम से जाना गया। अब यहां से जो है आगे की ओर जो है अगर चलते हैं हम लोग, तो ये वाला जो हिस्सा है जो कि तरल ठोस अर्ध तरल जो है अवस्था में स्थित है, और इसी को जो है कहां से 29 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर की गहराई तक के हिस्से को जो है किस नाम से जाना गया? किस नाम से जाना गया? तो इसे जो है कहा गया क्या? इसे जो है मेंटल के नाम से जो है जाना गया। मेंटल के नाम से जाना गया क्योंकि इस क्षेत्र में जो है सिलिकॉन और जो है
मैग्नीशियम की अधिकता है, इसलिए जो है इसे सीमा के नाम से, सिलिकॉन, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की अधिकता है, इसलिए इसे सीमा के नाम से जो है जाना गया। और यहां से लेकर के पृथ्वी का जो केंद्र है यह लगभग 6371 किलोमीटर के आसपास जो है पड़ता है। जैसा कि मैं पढ़ाया तो बताया कि पृथ्वी का पूरा जो है व्यास ही 12,756 किलोमीटर के आसपास जो है होता है। पृथ्वी का व्यास कितना होता है? 12,756 किलोमीटर, और उसी की आधी जो है पृथ्वी की त्रिज्या होती है। पृथ्वी की त्रिज्या चाहे इधर से, चाहे इधर से, चाहे इधर से, किधर से भी देखें तो यही पृथ्वी का जो है केंद्र है। आपसे पूछा भी जाता है कि पृथ्वी के सतह से कितनी गहराई तक जाया जा सकता है, तो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर की गहराई तक जो है जाया जा सकता है। और यहां से लेकर के यहां तक वाले हिस्से को कोर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कोर के नाम से जानते हैं। और इसमें सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? तो आप कहेंगे कि निकिल और आयरन की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए इसको निफे कहते हैं। तो जो क्रस्ट होता है रासायनिक संरचना के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर इसको सियोल कहते हैं। उसके बाद जो ये मेंटिल होता है रासायनिक संरचना के आधार पर, इसमें चूंकि सिलिकॉन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम की अधिकता है, इसलिए इसको सीमा कहते हैं। और इसका जो क्रोड होता है उसमें सबसे अधिक निकिल और आयरन होता है, इसलिए इसको निफे कहते हैं। और रासायनिक संरचना के आधार पर जो है ये पार्टीशन जिस व्यक्ति ने किया था उस व्यक्ति का नाम था जॉन पीटरसन। क्या नाम था? जॉन पीटरसन के द्वारा जो है किया गया था। जबकि पृथ्वी के वायुमंडल को 5 भागों में बांटने का काम जिस व्यक्ति ने किया था उसका नाम एडवर्ड स्वेस था। वायुमंडल को 5 भागों में उसने बांटा था, जिसको क्षोभ मंडल, समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, आयन मंडल, सबसे बाद में जो है वायुमंडल, जो कि मैं आप लोगों को पढ़ाया था पिछले क्लास में। तो अगर पूछा जाए कि वायुमंडल का विभाजन किसने किया था, तो आप कहेंगे कि एडवर्ड स्वेस ने किया था। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दिया था? हैरी हैंस के द्वारा दिया गया था। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? महाविस्फोट, बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंटेयर के द्वारा दिया गया था। तो दिए हुए प्रश्न का जो है पहला विकल्प 100% जो है सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूछ रहा है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? 5.517 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और अपने सौरमंडल में मैं पढ़ाया कि अपने सौरमंडल में सर्वाधिक घनत्व किसका होता है? आप कहेंगे कि पृथ्वी का होता है। सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, लेकिन सबसे कम जो होता है वो शनि का होता है। किसका? शनि का। और शनि ग्रह का सबसे जो है कम होता है। बहरहाल यहां जो दे रहा है ये स्टेटमेंट जो है सही है। अगला पॉइंट कह रहा है भूपर्पटी में एक निश्चित गहराई तक तापमान की दर जो है बढ़ती है, ये भी जो है सही है। 32 मीटर नीचे जाने पर पृथ्वी का तापमान जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और 32 मीटर जो है नीचे जाएंगे तो तापमान जो है फिर 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है बढ़ जाएगा। हालांकि जैसे जैसे गहराई में जाते हैं यह रेशियो जो है बदलता जाता है, लेकिन ऑन एंड एवरेज जो है इसके भूपर्पटी वाली जो कहानी होती है उसमें यही जो है रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है। और पृथ्वी का भूपर्पटी जो है होता कितना है? तो मैं बताया कि पृथ्वी की भूपर्पटी का विस्तार जो है 29 से 30 किलोमीटर के जो है रेंज में पाया जाता है। यानी 29 से 30 किलोमीटर तक पृथ्वी के अंदर जो है आप जाते हैं तो उस कंडीशन में प्रति 32 मीटर पर जो है टेम्परेचर जो है कितना बढ़ जाएगा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। यही वजह है जाड़े के दिनों में कुएं का जल जो है हम लोग निकालते हैं तो वो गर्म प्रतीत होता है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कुछ और होता है और जो है अंदर जो है टेम्परेचर कुछ और होता है। जब गर्मियों के दिनों में जब भयंकर गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर 50 होता है, उसी कुएं का जल जब बाहर निकालते हैं तो बाहर टेम्परेचर कुछ और है, नीचे टेम्परेचर कुछ और है, तो उस कंडीशन में वो ठंडा पानी जो है महसूस होता है। बहरहाल दूसरा स्टेटमेंट भी जो है सही है। थर्ड पॉइंट कह रहा है पृथ्वी के क्रस्ट में मुख्यतः जो चट्टानें पाई जाती हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट और जो है पेरिडोटाइट पाई जाती हैं। बिल्कुल सही है। पृथ्वी का क्रस्ट जो है, पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे अधिक अगर पूछे कि कौन सा तत्व पाया जाता है, आप कहेंगे कि ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन पाया जाता है। यह भी अधातु तत्व है। लेकिन ठोस अवस्था में कौन सी अधातु पाई जाती है? तो सिलिकॉन। और यह कितनी पाई जाती है? 27.7%। आपसे पूछे कि भूपर्पटी में, क्रस्ट में सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है, आप कहेंगे एल्युमिनियम, और वो लगभग 8.5% के आसपास जो है पाई जाती है।
8.5% के आसपास जो है पाई जाती है। ये गैसीय अवस्था में है, ये दोनों जो है ठोस अवस्था में है। आगे, वायु तथा जल के मंडलों के संचालन हेतु ऊष्मा और आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य से। यह सर्वविदित है, बताने की कोई जो है इसमें जरूरत ही नहीं है। जल मंडलों के संचालन के लिए भी सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य की ही ऊर्जा है जिसके वजह से जो ग्लेशियर है वो पिघल करके और पानी की तरह जो है बह रहे हैं, और इस कदर बह रहे हैं कि अब समुद्र का जल स्तर जो है उठने लगा है, जिसके वजह से बहुत से देशों के प्रश्न जो है अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह उठने लगा है। इसके अलावा जलमंडल, वायुमंडल के संचालन के लिए ऊष्मा सूर्य से प्राप्त होती है। जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं सब सही हैं, इसलिए चूंकि पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, सब सुमेलित हैं, इसीलिए नन ऑफ दीज ही इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पृथ्वी के केंद्र का सर्वाधिक निकटतम बिंदु स्थित है। पृथ्वी का केंद्र, मैंने बताया अभी आप सबको कि पृथ्वी का केंद्र जो है, पृथ्वी का केंद्र लगभग पूरा इसका व्यास है कितना, तो आप कहेंगे कि 12,756 किलोमीटर इसका व्यास होता है। इक्वेटरल व्यास की बात मैं क्या कह रहा हूं। हालांकि इसका जो ध्रुवीय क्षेत्र होता है, यहां पर जो है चूंकि पृथ्वी जो है चपटी है, अपने ध्रुवों पर दबी हुई है, इसलिए यहां पर जो इसका जो व्यास होता है, डायमीटर होता है, वो 12,714 किलोमीटर के आसपास ही होता है। और इसका जो केंद्र होता है, पृथ्वी का जो केंद्र होता है, यानी जो है पृथ्वी का केंद्र कहां होगा, तो जहां से होकर के जो है इसके सभी जो है व्यास जो है गुजरते होंगे, वही जो है वो केंद्र है, या कह लो कि सभी त्रिज्याएं जहां मिलती होंगी वो केंद्र है। एक बार आपसे क्वेश्चन भी पूछा कि पृथ्वी के अंदर कितनी गहराई तक जा सकते हैं, तो इसकी त्रिज्या के बराबर की गहराई तक जो है जाया जा सकता है। और इसका जो केंद्र होता है, इसका जो पृथ्वी का केंद्र है, वो नॉर्थ पोल से जो है नॉर्थ पोल के निकटतम होता है। वो बिल्कुल सेंटर में नहीं है, बल्कि नॉर्थ पोल की तरफ जो है वो खिसका हुआ है, और उसके पीछे जो है, उसके पीछे उत्तरी गोलार्ध का महाद्वीपीय और दक्षिणी गोलार्ध का महासागरीय होना है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प 100% जो है सही है। मैं पढ़ाया तो आपको बताया कि पृथ्वी का जो औसत ताप होता है, पृथ्वी का औसत तापमान होता है, वो लगभग जो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। हालांकि अधिकतम तापमान जो है इक्वेटर पे पाया जाता है, औसत तापमान का ठीक दुना होता है, लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और दोनों जो है पोल पर यहाँ का औसत तापमान जो है -30 तक जो है पहुंच जाता है। बहरहाल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है अवलोकन करते हैं। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? फिर सुमेलित नहीं आया। देखिए, भूतल पर रचनात्मक कार्य जैसे पर्वत, पठार, भूकंप आदि के लिए ऊष्मा प्राप्त होती है पृथ्वी की आंतरिक भाग से। बिल्कुल सही है। पृथ्वी का जो इंटरनल पार्ट है, जिसमें यूरेनियम, थोरियम जैसे तत्व पाए जाते हैं, जिससे अल्फा, बीटा, गामा तरंगों का उत्सर्जन होता है। अल्फा, बीटा, गामा तरंगे पृथ्वी के अंदर इतना अधिक हीट क्रिएट कर देती हैं, इतना अधिक हीट क्रिएट कर देती हैं कि चट्टानें भी पिघल करके पानी की तरह बहने लगती हैं, और उन पिघली हुई चट्टान को ही मैग्मा कहा जाता है। और जब कभी सिचुएशन ऐसा होता है, जब प्लेट टेक्टोनिक की घटना होती है, जिसके वजह से जो है वो मैग्मा पृथ्वी के क्रस्ट को फाड़ करके बाहर निकलता है, उसी को जो है, उसी घटना को ज्वालामुखी का विस्फोट कहा जाता है। ज्वालामुखी का विस्फोट कहा जाता है। और इन सब कार्यों के लिए प्लेट टेक्टोनिक की जो है घटना है, प्लेट विवर्तन की घटना है। प्लेट विवर्तन का मतलब ही होता है प्लेटों का स्थान परिवर्तन। और अपने पृथ्वी के अंदर कुल 7 बड़ी प्लेटें हैं, जिस पर 7 महाद्वीप हैं, जबकि छोटी प्लेटों की संख्या लगभग जो है मोर देन 100 है अकॉर्डिंग टू नासा। पृथ्वी जिस दिशा में जो है चलती है, पश्चिम की पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, तो ये प्लेटें भी उसको जो है फॉलो करती हैं। और कुछ घटनाक्रमों की वजह से जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं, तो बहुत सारे जो है प्राकृतिक आपदाओं को तो जन्म देती हैं, बल्कि जो है विभिन्न संरचनाओं को भी जो है जन्म देती हैं। जैसे इन प्लेटों के टकराने की वजह से ही इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और इंडो तिब्बत प्लेट के टकराने की वजह से टेथिस सागर जहां स्थित था, आज दुनिया की सबसे जो है ऊंची चोटी वाला पर्वत हिमालय खड़ा है एवरेस्ट को लेकर के। ये प्लेटें बार बार आपस में जो है टकराती रही, आज भी जो है टकराती हैं, जिसकी वजह से जो है
हिमालय के आसपास का क्षेत्र जो है भूकंप के दृष्टिकोण से अति संवेदनशील है और इसी की वजह से आज भी एवरेस्ट की ऊंचाई जो है बढ़ती जा रही है। बहरहाल इन सब कार्यों के लिए उष्मा और ऊर्जा प्राप्त होती है और वो पृथ्वी के आंतरिक भागों में प्लेट विवर्तन के कारण। पहला ऑप्शन जो है सही है। दूसरा कह रहा है आयतन के दृष्टि से मेंटिल समस्त पृथ्वी का कितना प्रतिशत होता है। मैंने अभी आपको जो है बताया कि अपनी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो बाहरी हिस्सा है, पृथ्वी का जो है बाहरी हिस्सा और जिसको कि हम लोग क्रस्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्रस्ट के नाम से जो है जानते हैं। क्रस्ट के नाम से जानते हैं और क्रस्ट का जो विस्तार होता है, क्रस्ट का विस्तार होता है वो सिर्फ जो है 29 किलोमीटर तक ही पाया जाता है। 29 से 30 किलोमीटर तक पाया जाता है, जबकि जो है करीब 29 से 2900 किलोमीटर तक पाया जाता है। क्या ये जो क्षेत्र है जिसको कि मेंटिल के नाम से जो है जाना जाता है, जिसको सीमा के नाम से जो है जाना जाता है, इसको सियाल के नाम से, क्रस्ट जो है या भूपर्पटी जो है इसको सियाल के नाम से जाना जाता है। भूपर्पटी, भूपर्पटी को जो है क्या कहा जाता है? इसको सियाल के नाम से जो है जाना जाता है। यहां से जब चलते हैं आप जो है कोर तक तो करीब 6371 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है इसी को कहते हैं क्या? इसी को जो है कहते हैं, हाँ, इसी को जो है कोर कहते हैं, इसी को जो है क्रोड कहते हैं, इसी को जो है निफे के नाम से जो है जाना जाता है। तो कहने का मतलब कि दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प जो है सही होगा। आपसे पूछ रहा है, ये आप देख भी रहे हैं कि मेंटल का विस्तार जो है सबसे अधिक जो है और ये करीब करीब पृथ्वी के पूरे आयतन का लगभग 63-83% सीधे यही हो जाता है। कौन? मेंटल, ये 83% होता है। जबकि इसका जो द्रव्यमान होता है, ये द्रव्यमान जो होता है ये कुल द्रव्यमान का लगभग जो है 70% के आसपास जो है हो जाता है। समस्त पृथ्वी के कुल आयतन का जो है कितना प्रतिशत मेंटिल है? 83%। समस्त पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत मेंटिल है? आप कहेंगे कि 68% जो है होता है। और शेष जो ये आपका कोर है, ये कोर करीब करीब जो है 16% के आसपास होता है। जबकि 16% आयतन के बिहाफ पर कोर का आयतन कितना है? क्रोड का 16% है और इसका जो मॉस है, द्रव्यमान है, वो लगभग जो है 31% के आसपास है। जहां हम लोग रहते हैं, कहां? प्रयागराज नहीं, जो ये ऊपरी हिस्सा है जिसको कि हम लोग जो है क्रस्ट के नाम से जानते हैं, जिसको सियोल के नाम से जानते हैं, पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 1% ही होता है ये। बहरहाल दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। निम्न गति के मंडल की मोटाई लगभग 100 से 200 किलोमीटर के आसपास जो है होती है। बिल्कुल सही है। आपके मेंटिल को 3 पार्ट में जो है बांटा गया है और उसका जो निम्न गति वाला जो क्षेत्र होता है लगभग 100 से 200 किलोमीटर का एरिया होती है। दुर्बलता मंडल, मेंटिल के ऊपरी भाग को ही मेंटिल जो होता है उसके ऊपरी भाग को ही जो है कहा जाता है क्या? इसके ऊपरी भाग को कहा जाता है दुर्बलता मंडल। और ये कहां से कहां तक होता है? 2900 किलोमीटर से लेकर के करीब 5150 किलोमीटर की जो रेंज होती है उसी को जो है अपर मेंटिल कहते हैं और 5150 से लेकर के 6371 किलोमीटर की हाइट जो गहराई होती है उसके केंद्र तक इसी को जो है लोअर मेंटिल के नाम से जाना जाता है और इसी को दुर्बलता मेंटल भी कहते हैं। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? अंतिम विकल्प 100% सही है। तो इसलिए दिए हुए प्रश्न में कौन उत्तर होगा? नन ऑफ दीज, क्योंकि पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, सबका सब सुमेलित है। अगला प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंपीय तरंगों के आधार पर निम्न में से कौन पृथ्वी का हिस्सा नहीं है? फटाफट आंसर करिए, कौन पृथ्वी का हिस्सा नहीं है? क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जो है समझने में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल रहा वो भूकंप की घटना के दौरान निकलने वाली जो तरंगे थी उनका रहा था। उन्हीं तरंगों के आधार पर जो है पृथ्वी के आंतरिक हिस्से को 3 पार्ट में जो है बांटा गया और जो सबसे ऊपरी हिस्सा है जिसको अभी मैंने बताया कि इसको भूपर्पटी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। भूपर्पटी कहते हैं, भूपर्पटी कहा जाता है। इसी को क्रस्ट कहा जाता है, क्रस्ट कहा जाता है। इसी को सियोल के नाम से जो है जानते हैं
और इसी को लिथोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। लिथोस्फीयर भूकंपीय तरंगों के आधार पर इसका नाम लिथोस्फीयर दिया गया। लिथोस्फीयर उसके बाद का जो एरिया पाया जाता है, लिथोस्फीयर से नीचे की तरफ आप आएंगे, करीब करीब ये 200 किलोमीटर की रेंज होती है। उसके नीचे 2800 किलोमीटर तक जब आप आते हैं, 2880, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? आप कहेंगे कि इसे पायरोमीटर के नाम से पायरोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। पायरोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद 6371 किलोमीटर वाला जो रेंज होता है, उसको बैरिस्फीयर के नाम से जाना जाता है। तो सबसे ऊपर लिथोस्फीयर है, उसके बाद कौन सा है? पायरोस्फीयर है, और सबसे नीचे कौन सा है? आप कहेंगे कि बैरिस्फीयर है। तो ये तीनों भूकंप के निकलने वाली तरंगे जो होती हैं, जिसमें एल वेव होती है, जिसमें एस वेव होती है, जिसमें पी वेव होती है, इन्हीं तीनों के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। तो कह रहा है कि कौन नहीं है, सब के सब हैं, इसलिए दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प वो क्या है? यही उत्तर है। भूकंप के दौरान 3 प्रकार की तरंगें निकलती हैं। सबसे तेज और सबसे पहले जो निकलती है वो होती है पी वेव, जिसको प्राइमरी वेव कहते हैं, प्राथमिक तरंग कहते हैं। उसके बाद सेकेंडरी वेव, जिसको कि द्वितीयक तरंग कहते हैं। और सबसे बाद में और सबसे मंद गति से मस्त चाल लेकर निकलती है, और वो होती है एल वेव, जिसको लव तरंग कहते हैं। उसका नाम तो लव तरंग है, लेकिन गजब की कयामत ढाती है, और पृथ्वी पर भूकंप के दौरान सबसे ज्यादा तहस नहस करती है तो यल तरंग ही करती है, जो सबसे बाद में आती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, एस्थेनोस्फीयर के पदार्थ अवस्था में पाए जाते हैं। एस्थेनोस्फीयर इसी को दुर्बल मंडल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? दुर्बल मंडल के नाम से जानते हैं। और ये पृथ्वी से करीब 700 किलोमीटर की गहराई पर पाया जाने वाला वो एरिया होता है जहां पर यूरेनियम और थोरियम जैसे तत्व, रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व का मतलब कि ऐसे तत्व, ऐसे एलिमेंट जो कि स्वतः प्रकृति में टूटते रहते हैं और अल्फा बीटा गामा तरंगों का उत्सर्जन करते रहते हैं, तब तक जब तक कि लेड में, शीशे में कन्वर्ट नहीं हो जाते। ऐसे तत्वों को ही क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं, रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं। और यहाँ यूरेनियम, थोरियम जैसे पाए जाने वाले जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, इनसे निकलने वाली अल्फा बीटा गामा तरंगे, जो कि एक तरह की एनर्जी होती है, इस एरिया को इतना अधिक हीट कर देती है कि वो बिल्कुल लिक्विड कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है। पिघली हुई चट्टान को ही मैग्मा कहते हैं, और इसीलिए जो मेंटिल का एरिया है, जो सीमा का जो क्षेत्र है, वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार अर्ध तरला अवस्था में पाया जाता है। बिल्कुल सही लिखा है। दूसरा, भूकंपीय आधार पर पृथ्वी के मेंटिल और केंद्र को उपमा प्रदान की जाती है। अभी तो मैंने बताया था कि क्रस्ट को क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर किसके आधार पर? भूकंप के आधार पर कहा जाता है, आधार पर। और उसके बाद मेंटिल को किस नाम से जानते हैं? पायरोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और कोर को किस नाम से जानते हैं? इसको बैरिस्फीयर के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सही है। लेहमैन की असंबद्धता पृथ्वी की संरचना में किस मंडल में अवस्थित है? तो बाह्य और आंतरिक क्रोड। पृथ्वी का जो क्रोड होता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था इस बात को कि सबसे बाहर जो होता है वो कौन सा है? क्रस्ट के नीचे पाया जाता है कौन सा? मेंटिल। और ये मेंटिल यहां से लेकर के यहां तक 29 किलोमीटर तक पाया जाता है। उसके बाद 2900 किलोमीटर से लेकर के 5150 किलोमीटर तक ये जो एरिया होती है, इसको आउटर नीफे कहते हैं। और 5150 से 6371 तक की एरिया होती है, इसी को आंतरिक कोर कहते हैं, और इसको बाहरी कोर कहते हैं। इनको किस भाग पे, किस आधार पर बांटा गया है? तो जो बाहरी कोर है, इसका घनत्व करीब
ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जबकि आंतरिक कोर का जो घनत्व है वो 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के जो है आसपास आता है। आंतरिक वाले का जो है कितना 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और बाहरी वाले का लगभग 13 के आसपास जो है आता है। अब सवाल जो है ये उठता है कि पृथ्वी के सतह से नीचे की तरफ जाने पर क्या घनत्व बढ़ता है? 100% बढ़ता है। पृथ्वी के सतह का जो है घनत्व आपको बता दें कि जो है जो क्रस्ट होती है, क्रस्ट का जो है ऊपरी जो क्रस्ट होती है वो सिर्फ 2.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होती है, लेकिन जो इनर क्रस्ट होती है वो जो है करीब 3.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होती है। उसके बाद आप आ जाइए मेंटल में तो इसका घनत्व और बढ़ता है, वो 8-9 के आसपास आ जाता है। और चले आइए बिल्कुल कोर पर, उसके क्रोड में, तो इसका घनत्व तो जो है करीब करीब जो है बढ़ करके 13 तक चला जाता है। यानी भूपर्पटी से पृथ्वी के केंद्र की ओर आने पर इसका जो है घनत्व तो क्या होता है? तो आप कहेंगे कि बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। लेकिन कोर से जो है क्रस्ट की तरफ जाने पर जो है घनत्व तो क्या होता है? कम होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इस तरह के जो है डेंसिटी जो डिफरेंस होता है, डेंसिटी डिफरेंस जो होता है उसको कनेक्ट करने वाला जो कनेक्टिंग जो पॉइंट होता है उसी को जो है डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, उसी को असंबद्धता कहते हैं। एक का घनत्व तो कितना है? तो 13.6 है। पृथ्वी के क्रोड का आंतरिक हिस्सा है, उसका घनत्व 13.6 है और उसका ऊपरी हिस्सा उसका घनत्व 13 है, 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। तो दोनों को जो कनेक्ट करने वाला जो एरिया होगा उसका घनत्व इसका मिलता जुलता होगा और इसी कनेक्टिंग पॉइंट को ही कहते हैं डिसकंटिन्यूटी, इसी को जो है कहते हैं असंबद्धता। और यहां पर जो असंबद्धता पाई जाती है, जो इनर कोर और आउटर कोर को जो है डिफरेंशिएट करती है, उसी को लेहमैन ने फाइंड आउट किया था, इसीलिए इसको लेहमैन की असंबद्धता कहते हैं। यह भी सही है, यह भी सही है। समस्त पृथ्वी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? बहुत बड़ी बात ये बोल रहा है। समस्त पृथ्वी में किस तत्व की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? लोहे की मात्रा पाई जाती है और वो करीब 35.5% पाई जाती है। पूरी पृथ्वी में सबसे अधिक कौन सी जो है तत्व पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। लेकिन पृथ्वी के जो भूपर्पटी होती है, जो क्रस्ट होता है, उसमें सबसे अधिक जो है पाया जाता है कौन? तो उस कंडीशन में कहेंगे कि ऑक्सीजन, और वो 46.6% के आसपास जो है पाया जाता है। तो पूछे कि पृथ्वी के भूपर्पटी में सबसे अधिक कौन सा तत्व मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। ठोस अवस्था में कौन सा मिलता है? आप कहेंगे सिलिकॉन, 27.7%। आप कहेंगे कि ठोस अवस्था में सबसे अधिक कौन सी मेटल पाई जाती है? तो कहेंगे एल्युमिनियम। पृथ्वी के क्रस्ट की मैं बात कर रहा हूं, वो लगभग 8% है। लेकिन पूरी पृथ्वी में कितना प्रतिशत पाया जाता है तत्व सबसे अधिक कौन सा है? तो लोहा है और वो 35.5% है। इस बात को जो है बिल्कुल याद रख लेना। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन, 78%। लेकिन पूछा जाए कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो उस सवाल का जवाब होगा क्या? हाइड्रोजन। मोर देन 90% जो है पाई जाती है। सेम एज यहां पर भी वही कहानी है। तो दिए हुए प्रश्न में सारे स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए जो है ये कौन सा उत्तर सही होगा? अंतिम। अगला प्रश्न देखिए, समस्त पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, अभी तो मैंने बता दिया, पूरी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है कौन सा? लोहा। लोहा पाया जाता है 35.5% पाया जाता है। पूरी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा इसी की होती है। और पूरी पृथ्वी में दूसरे नंबर पर होता है ऑक्सीजन। कितने प्रतिशत होता है? तो जो है 30% होता है। पूरी पृथ्वी की बात कर रहा हूं जिसमें आपका क्रस्ट, मेटल, कोर सब आ जाता है, उसकी बात मैं कर रहा हूं। इसमें सबसे अधिक मात्रा में लोहा पाया जाएगा और उसके बाद जो है किसका नंबर आएगा? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जो है सिर्फ 30% पाई जाती है। उसके बाद जो है सिलिकॉन 15% पाया जाता है। सिलिकॉन अगर जो है पूछा जाए तो कितने प्रतिशत पाया जाता है? 15% पाया जाता है। 15% पाया जाता है। उसके बाद जो है स्थान होता है मैग्नीशियम का 13%। तो ये पूरी पृथ्वी की बात हो रही है। लेकिन अगर जो है यही कह देता कि क्रस्ट की भूपर्पटी को जो है पूछता कि भूपर्पटी की क्या सिचुएशन है, तो उसमें कहते हैं कि सबसे अधिक होता है ऑक्सीजन और वो कितना होता है? 46.6%। कहीं 7%, कहीं 8% लिखा होगा, क्योंकि ये वेरिएट करता है।
उसके बाद सिलिकॉन का नंबर होता है, ये कितना होता है 27.7% होता है, 27.7% होता है। उसके बाद कौन सा होता है, एल्युमिनियम होता है, ये लगभग 8%, 8.5% के आसपास जो है ये एल्युमिनियम पाया जाता है। कौन, एल्युमिनियम पाया जाता है। उसके बाद जो है आयरन का नंबर होता है, आयरन कितना पाया जाता है, तो ये सिर्फ 5% जो है पाया जाता है। तो पृथ्वी के भूपर्पटी में आयरन का कौन सा स्थान है, 1 2 3 4, और ये कितना पाया जाता है, सिर्फ 5%। लेकिन पूरी पृथ्वी में जो है आयरन का स्थान नंबर 1 है, और ये जो है कितने प्रतिशत पाया जाता है, जी हाँ, ये जो है पाया जाता है 35.5% के आसपास पाया जाता है। सिलिकॉन जो होता है पूरी पृथ्वी में जो है सिर्फ 15% होता है, लेकिन सिर्फ क्रस्ट में ये 27% होता है। तो इन चीजों को जो है आप लोग थोड़ा सा जो है देख लेना, आपसे जो है पूछा जाता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कह रहा है, कौन सुमेलित नहीं है। पृथ्वी की संरचना में वाह्य अवस्था में पाया जाता, वाह्य अवस्था तरल अवस्था में जो है पाया जाता है, वाह्य अवस्था में पाया जाता है, वाह्य अवस्था पाया जाता है, तरल अवस्था में। गलत बात है, हर कोई बता देगा कि ये गलत है। क्रस्ट तरल अवस्था में कहाँ है, क्रस्ट जो है ठोस अवस्था में है। उस पर जो है समुद्र जो है वो तरल अवस्था में है, नदियां तरल अवस्था में है, लेकिन क्रस्ट तरल अवस्था में नहीं है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोग्राफिकल ग्रुप के अनुसार जो है पृथ्वी का आंतरिक अंतरतम भाग जो है ठोस अवस्था में पाया जाता है, ये सही है। और इसका जो है लगभग घनत्व 13 से 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के आसपास होता है, बिल्कुल सही है। जो आंतरिक कोर होता है उसका घनत्व 13 होता है, और जो आउटर कोर होता है इसका घनत्व 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट बिंदु के पास उत्तरी ध्रुव होता है। ये सारे स्टेटमेंट सही हैं जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प होगा, सही अंतिम विकल्प होगा। आगे देखिए, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। पृथ्वी का भाग क्रस्ट, इसका आयतन 10%, गलत है ना। क्रस्ट जो है पूरी पृथ्वी का लगभग 1% होता ही है। मेंटल 83% होता है, ये सही है। क्रोड जो है 16% के आसपास है आयतन में, ये भी सही है। लोहा 35.5% है, ये भी सही है। ऑक्सीजन जो है पूरी पृथ्वी में 30% है, लेकिन क्रस्ट में जो है 46.6% है। यहां पूरी पृथ्वी का जो है ये रेशियो दे रखा है, तो उस स्थिति में क्रस्ट जो है सिर्फ 1% पाया जाता है। कौन सुमेलित नहीं है, पहला सुमेलित नहीं है। आगे देखिए, फिर वही बात लिखा है। सिलिकॉन 15%, ये पूरी पृथ्वी की बात कर रहा है। पूरी पृथ्वी की बात जो है, संपूर्ण पृथ्वी का ये रेशियो दिया है। और यहां पर अगर जो है कहा जाए भूपर्पटी का भूपर्पटी, तो देखिए भूपर्पटी में जो है सिलिकॉन कितने % है, आप कहेंगे भूपर्पटी में जो है सबसे अधिक मात्रा जो पाई जाती है। यहां तो ये कह रहा है कि 15% है, यहां भूपर्पटी में जो है सिलिकॉन 27.7% पाया जाता है। यहां कह रहा है कि ये मैग्नीशियम 13% है, यहां ये जो है 1 पॉइंट समथिंग के आसपास जो है ये पाया जाता है। निकिल भी 1% से जो है कम ही पाया जाता है क्रस्ट में। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार जो है कौन सा सही है, सिलिकॉन 15, 13 सही है, इनमें से कोई नहीं। सारे विकल्प जो है सही दे रखा है। आगे चलें, उससे पहले हमारी संस्था की तरफ से जो है आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट सीरीज जो है जारी की गई है, जिसको प्राप्त करने के लिए आप जो है www.study91pro.com पर जा सकते हैं, या फिर इस मोबाइल ऐप को जो है डाउनलोड करके और इस टेस्ट सीरीज को प्राप्त कर सकते हैं। एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल कहां पाया जाता है, ऊपरी मेंटल में पाया जाता है। ऊपरी मेंटल में जो है ये पाया जाता है, और ये भूपर्पटी से कहां से, जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट से 700 किलोमीटर की जो है गहराई में पाया जाता है, गहराई में पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है 700 किलोमीटर की गहराई में पाया जाएगा, तो ये ऊपरी मेंटल में जो है पाया जाएगा। ये वो क्षेत्र होता है जहां पर
जहां पर यूरेनियम, थोरियम और दूसरे जो है रेडियो एक्टिव तत्वों की प्रधानता होती है, जो अल्फा बीटा गामा तरंगों जैसी अल्फा बीटा गामा तरंगों को उत्सर्जित करके और पृथ्वी के आंतरिक हिस्से का तापमान को जो है बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। मेंटल का विस्तार, मैंने जो है आपको अभी जो है बताया था कि मेंटल का विस्तार जो है विस्तार कहां से कहां तक होता है, तो आप कहेंगे कि सर इसका विस्तार जो है करीब 2900 किलोमीटर से शुरू होता है। सॉरी कहां से कहां तक जो है इसका विस्तार, तो 29 किलोमीटर से शुरू होता है और कहां तक है तो 2900 किलोमीटर तक जो है ये पाया जाता है। 2900 किलोमीटर तक पाया जाता है। इसको 3 भागों में जो है बांटा गया है। बहरहाल इसके स्ट्रक्चर के आधार पर इसको 2 भागों में जो है बांट दिया गया है। 2 भागों में जो है बांट दिया गया है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि अपर मेंटल और जो है लोअर मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल को कनेक्ट करने वाली असंबद्धता को रेपिटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रेपिटी की असंबद्धता या रेपिटी डिसकंटिन्यूटी के नाम से जो है जाना जाता है। रेपिटी डिसकंटिन्यूटी के नाम से इसे जाना जाता है। आप इसको जो है बिल्कुल ऐसे जो है समझ सकते हैं, इस तरीके से जो है समझ सकते हैं। सपोज करें पृथ्वी का एक हिस्सा काट करके जो है उसमें से जो है निकाल दिया जाए, तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। जब पृथ्वी का एक हिस्सा काट करके निकाल दिया जाएगा तो ऊपर वाला हिस्सा है यही क्रस्ट है। क्या है? यही जो है क्रस्ट है, या इसी को जो है भूपर्पटी हम कहेंगे, भूपर्पटी कहेंगे, या इसी को जो है हम लोग क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे कि सियोल कहेंगे, क्योंकि इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है। क्रस्ट भी 2 पार्ट इसमें पाए जाते हैं। क्रस्ट का विस्तार हालांकि जो है पृथ्वी पर जो है कितना है, तो आप कहेंगे कि 29 किलोमीटर तक है। और इसके अपर हिस्से का जो डेंसिटी होती है वो 2.8 होती है, जबकि जो लोअर पार्ट होता है उसकी डेंसिटी जो है 3.3 होती है। हालांकि जो है क्रस्ट ठोस अवस्था में ही पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाएगा? ठोस अवस्था में जो है पाया जाएगा। महासागरों के नीचे इसका विस्तार जो है 5 किलोमीटर की मोटाई तक होता है, और पर्वतों के नीचे इसका विस्तार जो है सबसे अधिक और लगभग 100-125 किलोमीटर तक होता है। ओवरऑल इसका विस्तार जो है कितना होता है? आप कहेंगे कि सर 29 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक होता है। ऊपरी हिस्से का जो है घनत्व 2.8, निचले हिस्से का घनत्व 3.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। और इन दोनों को जो कनेक्ट करने वाला, अब इन दोनों के बीच में जो अंतर है, कौन सा अंतर? तो जो है इन दोनों के बीच में जो डेंसिटी डिफरेंस है उसी को असंबद्धता कहते हैं। क्या कहते हैं? असंबद्धता कहते हैं। या इसी को जो है किस नाम से जाना जाता है? इसी को किस नाम से जाना जाता है? असंबद्धता। और इसको जो है डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। और इन दोनों को जो है जो डिसकंटिन्यूटी अलग करती है, इसे जो है किस नाम से जानते हैं? आप कहेंगे कोनराड के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कोनराड की असंबद्धता कहते हैं। यानी कोनराड जो है किसको किसको अलग करता है? तो आप कहेंगे कि किसको अलग करता है? आप कहेंगे कि अपर कोर को लोअर कोर से जो है क्या कर देता है? अलग कर देता है। उसके बाद का जो एरिया होती है, उसके बाद वाली जो एरिया होती है, यहां तक जो है यही मेंटल है। और मेंटल को भी 2 पार्ट में जो है डिवाइड किया गया है। ये भी 2 पार्ट में है। उससे पहले आप देखें, ये मेंटल और जो है क्रस्ट के बीच का जो एरिया है, ये दोनों को जो कनेक्ट करता है, ये दोनों को जो है कनेक्ट करता है, इसको बताने वाला व्यक्ति था मोहो, इसीलिए इसको मोहो की असंबद्धता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोह की असंबद्धता कहते हैं। और मोह की असंबद्धता, मोह डिसकंटिन्यूटी जो है कहा जाता है। अब ये देख लीजिए, ये अपर मेंटल है, ये अपर मेंटल है, ये लोअर मेंटल है, ये लोअर मेंटल है। और इन दोनों को जो है कनेक्ट करने वाली जो असंबद्धता होती है, इसी को रेपिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेपिटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रेपिटी के नाम से जाना जाता है। ये नीचे जो है ये आपका कोर वाला बेल्ट है।
क्योंकि यहां से 29 से लेकर के और कहां तक 2900 किलोमीटर तक, यही तो जो है आपका मेंटिल था। और वहां 2900 किलोमीटर से लेकर के कहां तक 6371 किलोमीटर तक ये क्या है, तो आपका कोर है। कोर भी दो पार्ट में बटा है, अपर कोर लोअर कोर। यहां का जो घनत्व होता है वो 13.1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के आसपास होता है, ये 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के आसपास होता है। यहां पर डेंसिटी जो डिफरेंस होती है उसको कनेक्ट करने वाली असंबद्धता को जो है लेहमैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेहमैन कहा जाता है। ओहो, ये छूट गया, लीजिए इसको भी बता देते हैं। और इसको जो है कहा जाता है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको देखिए यहां पर जो मेंटिल और कोर को कनेक्ट कर रहा है ये पॉइंट, इसको जो है फाइंड आउट किया था गुल्टेनबर्ग ने। इसे गुल्टेनबर्ग की असंबद्धता कहते हैं। क्या कहते हैं? गुल्टेनबर्ग की असंबद्धता कहते हैं। तो इसको आप जो है याद कर लेंगे, आप लोगों से जो है ये पूछता रहता है। सबसे ऊपर कोर, अपर कोर, लोअर कोर को मिलाता है कौन? कोनराड। कोनराड मिलाता है। उसके बाद अपर मेंटिल और लोअर मेंटिल की असंबद्धता को रेपिटी कहते हैं। उसके बाद अपर और लोअर कोर की जो है असंबद्धता को लेहमैन की असंबद्धता जो है कहते हैं। तो एक बार जो है इन तीनों को जो है आप याद कर लें, और उसके बाद इन दोनों को कनेक्ट करेगा किसको? कोर और जो है मेंटल को मोह असंबद्धता कही जाएगी। मेंटल और कोर को जो है कनेक्ट करेगा उसको जो है गुल्टेनबर्ग की असंबद्धता जो है कहा जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आई होप कि ये मामला आपको जो है समझ में आया होगा। ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट की असंबद्धता को क्या कहा जाता है? अभी तो बताया था। ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट की जो है असंबद्धता को क्रोड कहते हैं, कोनराड कहते हैं। क्या दिया है? कोनराड की असंबद्धता। पहला ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, 100% जो है सही है, 100% सही है। और उसको लेहमैन, गुल्टेनबर्ग, रैप्टी, मोहो, कोनराड। सबसे पहले आप इन तीनों को जो है अलग याद कर लिया करें, एक साथ याद करेंगे तो जो है मैं जानता हूं सब घात पांच उसी में हो जाएगा। इन जो ये वाला हिस्सा है जिसमें कि आपका ये आपका सबसे ऊपर कौन सा है? सबसे ऊपर जो है आपका क्रस्ट है। क्रस्ट को दो भागों में जो बांट रहा है उसको हम लोग कहते हैं कोनराड। उसके नीचे वाला जो हिस्सा है, उसके नीचे वाला जो हिस्सा है आपको दिख रहा है, यहां से यहां तक ये मेंटिल है, और मेंटिल को दो भागों में जो बांटता है उसको हम लोग कहते हैं रेपिटी। क्या कहते हैं? रेपिटी। उससे नीचे वाला जो हिस्सा आपको जो है दिख रहा है, उससे नीचे वाला हिस्सा जो है कौन सा है? उसके नीचे वाला जो हिस्सा है आपका, और वो है क्या? ये है कोर। कोर को दो भागों में जो बांटता है उसी को कहते हैं लेहमैन। क्या कहते हैं? लेहमैन। क्या कहते हैं? लेहमैन। तो इन तीनों को तीन पार्ट में जो डिवाइड कर रहा है इनको अलग याद कर लें, और इन दोनों को यहां पर कौन? क्रस्ट को और मेंटिल को जो सेपरेट कर रहा है उसको कहते हैं मोह, और इन दोनों को जो सेपरेट कर रहा है उसको जो है हम लोग कहते हैं, उसको कहते हैं गुल्टेनबर्ग। मोह और गुल्टेनबर्ग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखें। कोर के आंतरिक भाग का निर्माण हुआ है। कोर के जो कोर होता है, जो पृथ्वी का जो क्रस्ट होता है सबसे ऊपर होता है, कोर सबसे नीचे होता है, और कोर का जो घनत्व होता है सबसे अधिक होता है, लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के जो है आसपास ये पाया जाता है। और इसका निर्माण किससे हुआ है? इसको स्ट्रक्चर के बिहाफ पर नीफे के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें निकेल और आयरन की मात्रा सबसे अधिक है, इसलिए दिए हुए प्रश्न का जो है पहला विकल्प सही है। क्रस्ट जो होती है, क्रस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सिलिकॉन एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है। मेंटिल को हम लोग जो है क्या कहते हैं? सीमा कहते हैं, क्योंकि इसमें सिलिकॉन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम जैसे तत्वों की अधिकता अधिक होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखें। दुर्बलता कहां है? दुर्बलता मंडल होना चाहिए।
दुर्बलता मंडल, वरना दुर्बलता कहां स्थित है? जहां कुपोषण है वहीं दुर्बलता है। आज भी कुछ लोगों को देख लो तो लगता है कि इस देश को अंग्रेजों ने जो है कितना शोषण किया था अंग्रेजों ने इस देश का। और आज भी कुछ लोगों को देखो तो लगता है कि भले भारत वर्षों तक गुलाम रहा लेकिन अंग्रेजों ने कुछ बिगाड़ नहीं पाया। आइए यहां देखते हैं हम लोग दुर्बलता मंडल किसको कहते हैं। अभी मैं पढ़ाया तो बताया कि मेंटल का ऊपरी हिस्सा को ही जो है दुर्बलता मेंटल कहते हैं, और इसको स्टेनोस्फेयर लेयर कहते हैं, जहां पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरेनियम और थोरियम पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं हम लोग। पृथ्वी की आंतरिक परतों का घनत्व ऊपरी परतों की अपेक्षा होता है, हमेशा अधिक होता है। मैं शुरू से ही जो है इस बात को आपको बताया कि जो ऊपरी परत है यहां पर वो 2.8 है, तो नीचे वाली जो परत है वो 3.3 है। सबसे नीचे अगर जाकर के देखें तो जो है कोर भी 2 पार्ट में है। कोर में भी जो है सबसे ऊपर वाली परत 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर की है, जबकि नीचे 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर की है। बीच में भी वही स्थिति जो है पाई जाती है। तो जैसे जैसे हम लोग जो है कोर से, आप कहो कि क्रस्ट से कोर की ओर जो है बढ़ते हैं, वैसे वैसे जो है डेंसिटी क्या हो जाती है? बढ़ती है। वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ती है। और यहां से यानी कोर से क्रस्ट की ओर जाएंगे तो हमेशा जो है ध्यान रखेंगे डेंसिटी क्या होती है? घनत्व जो है कम होता है। अपने सौरमंडल में सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी का है और वो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक कह रहा है कि पृथ्वी के आंतरिक परतों का घनत्व ऊपरी परतों की अपेक्षा हमेशा क्या होगा? अधिक होगा। आगे देखें, सियाल के मुख्य संघटक हैं, कुछ इसमें है ही नहीं, सिलिका और एल्युमिनियम, सिलिकॉन और जो है एल्युमिनियम, सिलिकॉन और जो है एल्युमिनियम सियाल के जो है मुख्य संघटक हैं। हालांकि जो सियाल जिसको कि हम लोग क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट में अगर ये पूछेगा कि सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, सिर्फ ये पूछेगा तो आप भी ऑक्सीजन को बताएंगे। ऑक्सीजन ये जो है इसमें 46.6% होता है। सिलिकॉन जो है 27.7% होता है। एल्युमिनियम जो है 8.1 से 8.5 तक होता है। दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही है? जी हाँ, अंतिम विकल्प सही है। निकिल और आयरन कोर में पाया जाता है, या कह लो कि जो है पृथ्वी के क्रोड में होता है, इसीलिए इसको निफे के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? निफे के नाम से। और सिलिका और मैग्नीशियम सबसे अधिक जो है मेंटल में होता है, इसीलिए उसको सीमा के नाम से जो है जाना जाता है। सीमा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखें। पृथ्वी की उत्पत्ति के स्रोत के अंतर्गत ग्रहण परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का कोर को माना गया है। फटाफट आंसर करें। दिए हुए प्रश्न में यह कह रहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में जो ग्रहाणु परिकल्पना जो है दी गई थी, उसमें पृथ्वी का जो है कोर किससे बना हुआ है। मैं पढ़ाया तो आप लोगों को बताया कि इस सौरमंडल के उत्पत्ति के संदर्भ में 3 तरह की परिकल्पना जो है प्रस्तुत की गई थी। एक तारा की परिकल्पना, जिसके तहत यह माना गया कि पूरा ब्रह्मांड जो है एक ही तारे में विस्फोट की वजह से जो है बना है, और वो उसमें जो है प्रमुख रूप से लाप्लास की परिकल्पना, वायव्य राशि की जो है परिकल्पना काफी जो है प्रमुख रही थी। द्वितारक परिकल्पना में माना गया कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति 2 तारों की जो है आपस में मिलने से हुई है। एक सूर्य और उसके साथ एक दूसरा तारा रहा होगा, जिनके टक्कर की वजह से जो है ये सौरमंडल की उत्पत्ति हुई थी। और तीसरा जिसमें ये माना गया कि नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं, धूल धुआं और गैसों के जो है संघनन की वजह से ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। तो इस तरह से इस सौरमंडल की उत्पत्ति के संदर्भ में जो है कुल 3 परिकल्पनाएं जो है दी गई थी। लेकिन एट प्रेजेंट वर्तमान समय में इस ब्रह्मांड, इस सोलर सिस्टम ये के उत्पन्न होने के संदर्भ में जिस परिकल्पना को, हाइपोथेसिस को अब वैज्ञानिकों के द्वारा भी मान्यता दी गई, वो है बिग बैंग थियरी या महाविस्फोट का सिद्धांत, जिसके तहत मैं पढ़ाया था कि किस तरीके से जो है ये विस्फोट हुआ और ये ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में आया।
नासा जैसी एजेंसी जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, वो भी मानती है कि नहीं, इस पूरे सौरमंडल या पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग की घटना से ही हुई थी। लेकिन वो क्यों हुआ, नहीं इस बात को लेमेंटेयर ने बताया है और नहीं जो है अभी तक इसके बारे में किसी तरीके की कोई जानकारी मिल पाई है। तो बढ़ते हैं हम लोग जो है अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं, किस भूकंपीय तरंग की गति सबसे कम तथा तीव्रता सर्वाधिक होती है? भूकंप क्या है? तो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण उसके जो है भूपर्पटी में उत्पन्न कंपन को भूकंप कहते हैं। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण पृथ्वी की भूपर्पटी में उत्पन्न कंपन ही भूकंप है। और जब भी भूकंप आता है तो या तो चर्चा का विषय होकर के रह जाता है, नहीं तो जिधर चर्चा आता है वहां के लोग चर्चा के विषय बन जाते हैं। भूकंप की घटना जब भी होती है तो दो प्लेटों के आपस में जो है टकराने की वजह से होती है। पृथ्वी के अंदर जो है जो टेक्टोनिक जो है प्लेटें हैं, जब आपस में आकर के इस तरीके से मिल जाती हैं और पृथ्वी के अंदर वो मैग्मा है जो कि बॉयल हो रहा है, जिसके वजह से जो बनने वाली जो एनर्जी है, जो हीट है, वो बाहर निकल नहीं पाती क्योंकि दो प्लेटें आपस में मिल गई हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे घर पे आप देखते हो पानी को बॉयल किया जाता है तो उसके ऊपर जो एक ढक्कन रख दिया जाता है, जैसे ही गर्म होना शुरू होता है पानी, उसमें स्टीम बनना शुरू होती है, भाप बनना शुरू होती है, लेकिन वो ढक्कन कुछ देर तक तो जो है उस भाप को ढक्कन बना करके रखता है उसी के अंदर। लेकिन जब जो है उसमें स्टीम बहुत अधिक हो जाती है तो सबसे पहले जो है वो ऐसे खनखनाना शुरू कर देता है, यानी उसमें कंपन उत्पन्न हो जाता है। पृथ्वी के अंदर भी जो है वही स्थिति होती है। वो ढक्कन खनखनाना शुरू किया और उसके बाद उसके साइड से जो है वो एनर्जी बाहर निकल जाती है, फिर थोड़ी देर तक वो शांत हो जाता है। बिल्कुल वही स्थिति पृथ्वी के अंदर जो है उन प्लेटों के साथ होती है। जब दो प्लेटें आपस में मिल जाती हैं तो उनमें जो है नीचे जो स्टीम होती है इन दोनों प्लेटों में जो है कंपन उत्पन्न करती है और उसकी वजह से जब कंपन उत्पन्न होता है तो जो स्पेस बनती है उससे ये प्लेटें, ये गैस, ये एनर्जी, ये हीट जो है बाहर निकल जाती है ये, और फिर वो प्लेटें थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती हैं। लेकिन अगर वही एनर्जी आराम से निकल जाती है तो बस थोड़ा बहुत कंपन होता है क्रस्ट में, फिर मामला शांत हो जाता है, और नहीं तो फिर कितने लोगों को वो शांत कर देता है। तीन तरह की तरंगें निकलती हैं। जो सबसे पहली तरंग निकलती है सबसे भूकंप की घटना के दौरान सबसे पहले पी तरंग निकलती है और इसकी स्पीड जो है सबसे अधिक होती है। इसकी स्पीड सबसे अधिक होती है, लेकिन इससे नुकसान सबसे कम होता है। स्पीड सबसे अधिक होती है इसलिए जो है ये तरंग बहुत तेजी से जो है बाहर निकल जाती है और बहुत तेजी से बाहर निकलती है। तो जो भूकंप मूल होता है, एपिसेंटर होता है, भूकंप मूल जहां से जो है भूकंप की उत्पत्ति होती है, और एपिसेंटर मतलब जो है सबसे पहले पृथ्वी पर जहां पर भूकंप को सबसे पहले महसूस किया जाता है, तो सबसे पहले वहां से पी तरंग जो है बाहर निकल जाती है। इससे कोई नुकसान नहीं होता है। अगर सिर्फ जो है पी वेव निकलती तो हम लोग जान ही नहीं पाते कि भूकंप कोई जो है ट्रेजेडी का भी जो है मामला बन सकता है। लेकिन उसके बाद जो सेकेंडरी वेव आती है, इसके बाद उत्पन्न होती है, ये इसकी स्पीड जो है इससे कुछ जो है कम होती है। वो अलग बात है कि ये लिक्विड में गति नहीं कर पाती, जबकि ये जो है ठोस, द्रव, गैस सभी मामले में गति करने में जो है सक्षम होती है। और सबसे बाद में लास्ट में आती है एल वेव, जिसको जो है लव वेव भी जो है कहा जाता है। नाम तो इसका जो है इतना प्यारा है लेकिन काम इसका बड़ा जो है खतरनाक है। हालांकि इसका अंजाम खतरनाक ही होता है। और ये जो लव वेव है, लव नामक जो है, हालांकि खगोलविद ने जो है इसकी खोज किया था इसलिए उसका नाम लव है, वरना और ऐसी कोई बात नहीं है। ये बड़े, इसकी गति सबसे कम होती है और ये बड़े आराम से जब जो है क्रस्ट पे पहुंचती है तो क्रस्ट को जो है बिल्कुल हिला करके रख देती है। और जहां भूकंप की घटना होती है वहां बार बार जो भूकंप के झटके महसूस होते हैं ये एल तरंगों के कारण ही होते हैं। एल तरंगों की स्पीड भी बहुत ज्यादा होती तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक कांच की जो है दीवार है, उस पर आप रिवॉल्वर उठाओ और गोली चलाओ तो गोली जिस जगह पर जो है लगेगी उतने ही जो है कांच को तोड़ करके बाहर निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, वेग बहुत तेज है। और उसी कांच के जो है दीवार पर एक पत्थर उठा करके मारो, वो पत्थर भले ही जो है उस कांच को तोड़ करके उस पार न जा पाए, लेकिन कांच की दीवार की ऐसी की तैसी करके रख देगा।
पी तरंगों की भी स्थिति जो है वही है। कह रहा है किस भूकंपीय तरंग की गति सबसे कम तथा तीव्रता सबसे अधिक होती है, तो गति सबसे कम इसी की होती है, किसकी, एल वेव की होती है। सबसे बाद में जो है सिस्मोग्राफ में जो है सबसे पहले कौन पहुंचता है, तो आप कहेंगे कि एल तरंग जो है पहुंचती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखें, मोह असंबद्धता अलग करती है, अभी तो मैंने बताया था क्रस्ट को मेंटल से अलग करती है, तो दिए हुए प्रश्न का पहला जो है विकल्प सही है। मेंटल को कोर से जो अलग करती है उसको गुल्टेनबर्ग की असंबद्धता कहते हैं। क्या कहते हैं, गुल्टेनबर्ग की असंबद्धता। गुल्टेनबर्ग बिसार्ट नामक दो वैज्ञानिकों ने इसको बताया, तो कहीं गुल्टेनबर्ग बिसार्ट की असंबद्धता जो है कहेगा। क्रस्ट और कोर तो जो है कभी मिलते ही नहीं है, अगर जो है ये मिल जाए तो पता चलेगा कि पूरी दुनिया ही मिट्टी में मिल जाए। इस सेशन का अंतिम प्रश्न को देखें, महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण किन चट्टानों से होता है। जो महासागरीय चट्टानें होती हैं ऊपर की ओर क्रस्ट पे पाई जाती हैं, वो जो है अमूमन ग्रेनाइट होती हैं, सॉरी ग्रेफाइट की जो है चट्टानें होती हैं, ये ऊपरी हिस्सा। जबकि जो है महाद्वीपीय चट्टानें जो होती हैं वो बेसाल्ट चट्टानें होती हैं। कौन सी होती हैं, बेसाल्ट की चट्टानें होती हैं। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा, पहला विकल्प जो है सही होगा। ये जो है ग्रेनाइट की जो है चट्टानें होती हैं जो महाद्वीपीय होती हैं। ग्रेनाइट भूपर्पटी भी इसी से जो है बनी हुई है, लेकिन जो महासागरीय क्षेत्र होता है वहां जो नीचे जो है उसकी क्रस्ट पाई जाती है वो बेसाल्ट चट्टानों की बनी होती है। तो ये रहा था जो है आज का सेशन। उससे पहले हमारी जो है संस्था के द्वारा ये जारी की गई जो ये पुस्तकें हैं और इनको प्राप्त करने के लिए दिए हुए जो है नंबरों पर जो है आप कॉल कर सकते हैं। अगर जो कुछ भी जो है बताया गया है उसमें आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल जीएस गुरु जेपी सर पर जो है आप अपने विचार जो है प्रस्तुत कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। आज बस इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं हम लोग अगले दिन अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।